हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी और डी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थार के मरुस्थल में संलग्न मरुस्थल जो कि पाकिस्तान में स्थित है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सुकुर, ऑप्शन सी मीरपुर या ऑप्शन डी चोलिस्तान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। ये थार के मरुस्थल से संलग्न है। आइए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि पाकिस्तान, उसकी राजधानी इस्लामाबाद है तथा जनसंख्या की बात की जाएगी तो 212.2 मिलियन है तथा इसके पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है। तथा अगर मुद्रा की बात की जाएगी तो पाकिस्तानी रुपया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी रोमवासियों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने या ऑप्शन डी अरबों ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबों ने हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। और अगर फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने मुगल बादशाह बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। आइए जानते हैं बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया था, यह गुलाम वंश का नवा सुल्तान था तथा बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया था, जिसके कारण वह दिल्ली की सल्तनत पर 1266 ईस्वी में शासन करने लगा। सिंहासन रूढ़ होने के बाद उसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। अगर बात की जाए बलबन के राजत्व का सिद्धांत क्या था, तो राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों या कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार या शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। बलबन ने दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया था तथा बलबन ने जिल्ले-लाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की तथा ये अपने आप को शाही वंशज होने का दावा करता था। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज का बताया था और कुलीनता पर विशेष बल दिया था। ठीक है, तथा इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ की और इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मानना प्रारंभ किया। इसने चालीसा दल का विघटन किया तथा गुप्तचर विभाग का संगठन। बलबन की शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए गुप्तचर विभाग का कार्य ही सर्वाधिक जिम्मेदार था और इन्होंने सेना का पुनर्गठन, बलबन की सेना के गठन की ओर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें इमाद उल मुल्क और दीवाने आरिश का पद नियुक्त किया गया था। इमाद उल मुल्क ने सैनिकों की भर्ती, वेतन और साज सज्जा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। वहीं बात की जाए इनकी न्याय व्यवस्था की, तो बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर और गैर पक्षपातपूर्ण थी तथा अपराधियों को वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौह की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चे को दास बना लिया जाता था। तथा बलबन की मृत्यु, जो कि 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है कि शाहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र की मृत्यु पर बलबन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उसके पुत्र के मृत्यु हो गई थी, इसी कारण उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, जो कि 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी गूलर, ऑप्शन सी ऑर्किड या ऑप्शन डी फर्न। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी फर्न। फर्न में फूल नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं फर्न के बारे में। फर्न एक आप पुष्पक पौधा है, मतलब इसमें
पुष्प नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं। इसको जड़, तना और पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। या बीजाणु धानियों से बीजाणु उत्पन्न करता है और इसी से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। वे बीजाणु धानियाँ पत्तियों में पाई जाती हैं जो कि ध्यानपूर्वक देखने में दिखाई देती हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतया यूएसए में स्थित है? ऑप्शन ए मिशिगन झील, ऑप्शन बी ह्यूरन झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या ऑप्शन डी इरी झील। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मिशिगन झील, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूर्णतया अमेरिका या यूएसए में स्थित है। आइए जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका, जिसकी अगर सर्वोच्च बिंदु की बात की जाएगी जो कि माउंट मैकिन्ले है, तथा न्यूनतम बिंदु डेथ वैली जिसे बोलते हैं, ये मृत्यु की घाटी, वो इसे कम माना जाएगा। यहाँ का सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें हैं जो कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो है, जिसमें से ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है और मिशिगन झील जो कि पूरी तरह से अमेरिका या यूएसए में स्थित है। और अगर बात की जाएगी सबसे गर्म और शुष्क स्थान, तो वो मृत्यु की घाटी मतलब डेथ वैली है, जहाँ 57 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तथा येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फैथवुड नामक विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। और बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि न्यूयॉर्क है, वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो कि न्यूयॉर्क में है, जिसका नाम है कैनेडी हवाई अड्डा। तथा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो कि शिकागो में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तथा विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग जो कि हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लॉस एंजलिस में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बना? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी गौतम गंभीर या ऑप्शन डी इयोन मॉर्गन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, इयोन मॉर्गन ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तानी के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में, आईसीसी के बारे में। इसकी अगर स्थापना की बात की जाएगी तो 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी तथा मुख्यालय इसका दुबई। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाएगी आईसीसी की तो ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ इस समय मनु सहानी है, जो कि जुलाई सन 2019 से अपने पद को ग्रहण किए हैं। तथा इस आईसीसी की सहयोगी कंपनी की बात की जाएगी तो एशियाई क्रिकेट परिषद है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी जॉन साइमन, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स या ऑप्शन डी एचबी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन साइमन, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आइए जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में जो कि 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, श्री एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे और पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन के सहयोग का अंतिम प्रयास करने का आशय से शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग के 3 सदस्य शामिल हुए और यह सम्मेलन 5 से 11 मई तक चला। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लीरा मुद्रा किस देश की है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी इराक या ऑप्शन डी मालदीव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की की जो मुद्रा का नाम है वो लीरा है। आइए जानते हैं तुर्की के बारे में।
तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है, तथा तुर्की के सबसे बड़े नगर की बात की जाएगी तो इस्तांबुल है। यहाँ की राजभाषा तुर्की भाषा है। यहाँ के निवासियों को तुर्किश बोला जाता है तथा राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान है और प्रधानमंत्री बिन अली यल्दरम है तथा यहाँ की मुद्रा तुर्किश लीरा है और तुर्की को यूरोप तथा एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप और एशिया के बीच का पुल किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हबल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हवा का नियम, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी ऊष्मा या ऑप्शन डी खगोलिकी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, खगोलिकी से हबल का नियम संबंधित है। आइए जानते हैं हबल के नियम के बारे में। एडविन हबल ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के प्रवर्तक और आधुनिक खगोल विज्ञान के पितामह थे। हबल 20वीं शताब्दी के अग्रणी खगोलविदों में से एक थे। उन पर ही हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नामकरण हुआ था। ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध के सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी खगोल हबल ने दिया। हबल ने अपने नियम में बताया कि कोई आकाशगंगा जितनी ही हमसे दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती हुई भी प्रतीत होती है और यही बात ब्रह्मांड के विस्तार होने को सिद्ध करती है। हबल के नियम के अनुसार किसी आकाशगंगा के दूर जाने का वेग v और सूत्र है इसका v बराबर HOD की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जिसमें आपका HO जो होगा वो हबल नियतांक होगा तथा D आपका प्रेक्षक से आकाशगंगा की दूरी है। हबल की खोज के प्रमाण स्वरूप ही यह पता चलता है कि ब्रह्मांड केवल हमारी आकाशगंगा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इसके बाहर भी करोड़ों अरबों आकाशगंगाओं से युक्त है, जो कि एक दूसरे से तीव्र गति से दूर हट रही हैं। ये था हबल का नियम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी सिंहभूम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मकराना में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। आइए जानते हैं संगमरमर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संगमरमर, जिसे इंग्लिश में मार्बल बोलेंगे, यह एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिक के रूप है। स्फटिक चूना पत्थर अच्छी पॉलिशदार होता है और इसका उपयोग सजावटी व इमारत के पत्थर के रूप में किया जाता है। और अगर बात की जाएगी संगमरमर की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो वो इटली को कहा जाता है। और मकराना राजस्थान की एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। और अगर बात की जाए तो भारत में राजस्थान में मार्बल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका देश एवं विदेश में निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो वहीं बात की जाएगी राजस्थान में विविध रंगों के संगमरमर और उसके खनन की, तो खनन या केन भंडार की। तो हरा जो मार्बल या संगमरमर है वो उदयपुर से प्राप्त किया जाता है। गुलाबी संगमरमर भरतपुर से प्राप्त किया जाएगा। सतरंगा जो होगा वो खरदरा या पाली से प्राप्त किया जाएगा। लहरदार राजसमंद से, काला जयपुर से, बादामी जोधपुर से, पीला संगमरमर जैसलमेर से और सफ़ेद जो कि क्वेश्चन में बात की गई है वो मकराना से या नागौर से प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन और उसकी व्याख्या पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।